मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। ये जो टॉपिक मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति व विषय क्षेत्र है, ये यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस का पेपर है। इसमें सबसे पहला टॉपिक ही, जब मानव भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक ही मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति व विषय क्षेत्र का आता है। सबसे मानव भूगोल को जानने से पहले हमें भूगोल की परिभाषा को जानना जरूरी है, और भूगोल की परिभाषा से पहले भूगोल शब्द जो है वो कहाँ से आया, उसका क्या मतलब है, ये सब जानना भी आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी में जियो जो है, जियो एंड ग्राफी, ग्राफिन। ज्योग्राफी में जियो, जियो का मतलब अर्थ हो गया, एंड ग्राफियन टू डिस्क्राइब और टू राइट। यानी कि ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ अर्थ और इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसमें ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल एराटोस्थनीज ने किया, जो कि ग्रीक भूगोलवेता थे, और हिकैटियस जो थे, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के जनक। तो ये दो इंफॉर्मेशन एरास्थनीज और हिकैटियस के बारे में हमें पता चली। एरास्थनीज क्या थे? इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया, और हिकैटियस जो थे, ही वॉज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी के जनक थे। अब हम आते हैं मानव भूगोल पर। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान है। इट इज़ ए डायनेमिक साइंस, जिसके केंद्र बिंदु में मानवीय क्रियाकलाप आते हैं। प्रगतिशील विज्ञान यानी कि ये एक डायनेमिक साइंस है। इट इज ए डायनेमिक साइंस और इसमें मानवीय क्रियाकलाप मुख्य रूप से सम्मिलित है। इट इज़ ए डायनेमिक साइंस, और इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं मुख्य रूप से आते हैं। तो मानव भूगोल पृथ्वी और उसके भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अतः जहाँ भूगोल पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित पार्थिव वस्तुओं का अध्ययन करता है, वहीं मानव भूगोल जो है वो मनुष्य और और ये जो पार्थिव वस्तुएं हैं, इनके अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। किसी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति, भू संरचना, जलवायु, जलराशि, वनस्पति, खनिज संपत्ति, जीव जंतु आदि का मानव के रहन सहन, उसके कार्यकलाप, आचार विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मानव किस प्रकार इन भौगोलिक तत्वों को अपने कार्यों के लिए उपयोग में लाता है, ये सब तथ्यों का सम्मिलित अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया ह्यूमंस इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट्स इंटरेक्शन विद ह्यूमंस, यानी कि दोनों का इंटरडिपेंडेंसी। ह्यूमंस दे आर डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन, एक दूसरे का उपभोग करते हैं। तो इसका मानव भूगोल की
विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, जिनमें से आपको 4-5 याद करनी है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की दृष्टि से। सबसे पहले मानव भूगोल की जो परिभाषा किसने दी? फ्रेडरिक रेडजल। फ्रेडरिक रेडजल जो है मानव भूगोल के जनक भी हैं, फादर ऑफ ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। ये इसमें फ्रेडरिक रेडजल का दे रखा है। ये आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, जो कि जर्मनी के थे, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव भूगोल को इन्होंने परिभाषित किया। किस प्रकार से किया देखिए। मानव भूगोल मानव समाज और उसके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। बहुत आसान। मानव भूगोल मानव समाज और उसके वातावरण, मानव समाज जहाँ रह रहा है उसके चारों तरफ के वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। बहुत सिंपल परिभाषा है, एक बार में याद हो जाएगी। इसके बाद में फ्रेडरिक रेडजल की जो स्टूडेंट थी कुमारी एलन सैम्पल, जो कि अमेरिका की थी, उसने फिर इसकी परिभाषा कैसे दी? मानव भूगोल चंचल मानव। देखिए अब यहाँ पर ये चंचल मानव, चंचल किस लिए कहा? क्योंकि मनुष्य अपनी सुविधा के लिए पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ भी करता है और वो उसमें बदलाव की कोशिश करता है। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी। अस्थायी क्यों? स्थायी नहीं है, सब कुछ चेंज होने वाला है, समय के हिसाब से सारी चीज़ें पृथ्वी की सतह के ऊपर भी चेंज होती हैं। तो अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये आप इन दोनों रेडजल और सैम्पल, ये दोनों की परिभाषाओं से हमें क्या पता चलता है? इन दोनों भूगोलवेताओं के द्वारा नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा का जन्म होता है। निश्चयवाद विचारधारा यानी कि डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ये जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच यानी कि निश्चयवाद, यानी कि पर्यावरण जो है मनुष्य के आचार विचार, रहन सहन, उसके क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है, ना कि मनुष्य पर्यावरण को। इन दोनों भूगोलवेताओं के द्वारा निश्चयवाद विचारधारा का जन्म होता है, जिसमें मानव पर पर्यावरण का प्रभाव अधिक होता है। मानव पर पर्यावरण का प्रभाव अधिक होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव प्रकृति का दास है। मानव जो है वो प्रकृति का दास है, ना कि उसका स्वामी। स्वामी तो यहाँ पर पर्यावरण ही होगा, यानी कि पर्यावरण उसको, मनुष्य को बाध्य करता है कि वो पर्यावरण के अनुसार अनुसरण करे। तो ये जो फ्रेडरिक रेडजल और कुमारी सैम्पल, ये दोनों डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के मुख्य पुरोधा थे, जिन्होंने कि डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को आगे या निश्चयवाद अप्रोच को आगे बढ़ाया। इसके बाद में जो तीसरी परिभाषा है वो प्रोफेसर विडाल डी लावलाश की है। ये फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। देखिए फ्रेडरिक रेडजल जर्मन था और ये फ्रांसीसी। तो इसमें थोड़ा सा मैं एक ये भी कहूँ कि डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच मुख्य रूप से जर्मन्स की अप्रोच थी, और ये जो प्रोफेसर विडाल डी लावलाश थे ये फ्रांसीसी थे। ये फ्रांसीसी मानव भूगोलवेता थे, जिन्होंने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में मानवीय क्षमताओं और क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण मानते हुए मानव भूगोल को
इस प्रकार से परिभाषित किया है, यानी इसने क्या कहा, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है। नवीन विचार क्यों? क्योंकि इससे पहले तो के जो भूगोलवेता थे वो तो निश्चयवाद विचारधारा के बारे में था कि भाई पर्यावरण ने जो कर दिया, पर्यावरण के हिसाब से ही मनुष्य को अपना आचरण करना पड़ेगा। उससे अलग हटके इसने एक नवीन विचारधारा प्रदान की, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। इसने मतलब मानव भूगोल को और विस्तार से बताने का प्रयास किया। तो इसके हिसाब से ब्लास ने जो है संभववाद विचारधारा को जन्म दिया। ये जो संभववाद विचारधारा है, ये इसको ब्लास ने दिया। तो ये संभववाद विचारधारा के जनक भी, या फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म में, यानी कि प्रकृति मनुष्य के सामने संभावनाएं रखता है और उन संभावनाओं के हिसाब से मनुष्य अपना आचरण अपनी इच्छा से, उसको जो ठीक लगता है उस हिसाब से वो कार्य करता है। यानी कि मानव जो प्रकृति का स्वामी है, ना कि दास। ये यहाँ पर मानव प्रकृति का स्वामी है, ना कि दास। और वहाँ पर जो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, वहाँ पर मानव प्रकृति का दास है, ना कि स्वामी। प्रकृति केवल, यहाँ पर जो संभववाद है उसमें प्रकृति केवल संभावनाएं प्रदान करती है। अब उसके बाद में जो चौथा भूगोलवेता है, जो कि जीन ब्रून्स, इसके अकॉर्डिंग परिभाषा क्या है, वे सभी तथ्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। तो ये जो जीन ब्रून्स है, इसने जो परिभाषा दी फ्रांसीसी भूगोलवेता ने, ये भी पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच के नज़दीक है। वे सभी दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। इसके बाद में पांचवें जो भूगोलवेता थे वो अमेरिकन भूगोलवेता, जिन्होंने कि जो प्रोफेसर हंटिंगटन, इनकी पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत। इसके अनुसार मानव भूगोल को उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया, मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाएं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव भूगोल की परिभाषा में भी परिवर्तन होता गया। मैंने पहले ही कहा कि ये परिवर्तनशील विज्ञान है। इस प्रकार से ये जो अमेरिकी भूगोलवेता, अब ये जो है महत्वपूर्ण आगे, ग्रिफिथ टेलर। ये ग्रिफिथ टेलर ने फ्रांसीसी और जर्मन दोनों भूगोलवेताओं के बीच का रास्ता निकाला, और इसने एक तरह से ग्रिफिथ टेलर ने टेलर का काम किया, यानी कि इनके बीच की विचारधाराओं, इसने जो विभाजन था उसको ख़त्म करने का, यानी कि उसको सीलने का प्रयास किया, और एक बीच का मध्यम मार्ग निकाला, जिसको कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी कि इसने जो मध्यम मार्ग
की जो विचारधारा है उसका जन्म दिया, जिसको कि रुको और जाओ या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या नवनियतिवाद यानी कि इसको नियो डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। नियो डिटर्मिनिज्म विचारधारा का इसने कहा जन्म दिया। इस विचारधारा के हिसाब से उसने ये कहा, ना तो प्रकृति हमारे ऊपर हावी है और ना ही प्रकृति के ऊपर मानव। ये ना तो इसमें ना तो मानव न ही प्रकृति का दास है और न ही स्वामी। इसने बीच का मध्यम मार्ग निकाला, स्टॉप एंड गो। जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट में जैसे मैं बताऊं तुम्हें, ये जो ट्रैफिक लाइट में 3 सिग्नल होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड पे अगर प्रकृति हमें ये इशारा करती है, यानी कि वहाँ पर पर्यावरण का ज़्यादा ह्रास हो रहा है, तो क्या होगा, आपको रुकना पड़ेगा, स्टॉप। और अगर पर्यावरण फिर दुरुस्त हो जाता है, यानी कि येलो सिग्नल हो जाता है, तो आप स्टॉप, फिर उसके बाद में लुक एंड इंतज़ार करिए, और उसके बाद में अगर पर्यावरण आपको कहता है तो फिर आप आगे अपना कार्य करें। स्टॉप लुक गो, यानी कि जैसे ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं, रेड लाइट के ऊपर सारा ट्रैफिक रुक जाता है, तो उसी हिसाब से पर्यावरण के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ हो गई, ज़्यादा ह्रास हो गया, तो उसमें रुकिए। येलो का मतलब है कि अब पर्यावरण को थोड़ा सा पनपने दें, और उसके बाद में जैसे ही पर्यावरण परमिशन देता है मानव को, तो आप उसके बाद में आप अपने हिसाब से उस पर क्रियाकलाप कीजिए। यानी कि इसने मध्यम मार्ग की जो विचारधारा है उसको जन्म दिया, जिसको कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इसके बाद में ये जो 7वां है, डिकेन एंड पिट्स के अनुसार मानव भूगोल को मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जाता है। ये परिभाषाएं बहुत आसान हैं, और ये परिभाषाओं, वैसे जो 7 परिभाषाएं हैं, इनमें से आप 4 या 5 याद कर लें। रेडजल की, सैंपल की, ब्लाश की और हटिंगटन या ग्रिफिथ टेलर को, ये 4-5 को आप इसमें अपने ध्यान में रखेंगे तो आपका ये जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल मनुष्य और उसके वातावरण के अंतर संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में बसा मानव अपने वातावरण से किस प्रकार अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित कर उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करता है। यानी कि इसमें ये जो दोनों अप्रोचेज हैं, इसके बारे में तो मैं डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बारे में तो मैं विस्तार से आगे के चैप्टर में डिस्कस करूँगा। इसमें केवल प्रकृति और क्योंकि ये मानव भूगोल की परिभाषा प्रकृति और विषय क्षेत्र था, तो ये एक तरह से मानव भूगोल की प्रकृति में किस प्रकार से मानव भूगोल में धीरे धीरे क्योंकि गतिशील भूगोल है, इसमें किस प्रकार से चेंजेज आए वो बताने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल में, चूँकि मानव भूगोल के केंद्र में मानव की गतिविधियां या क्रियाकलाप होते हैं और उसके चारों तरफ के वातावरण के साथ में जो कार्यात्मक संबंध या प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसका हम मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव वहाँ निवास करने वाले मनुष्यों, प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव वहाँ निवास करने वाले मनुष्यों के आर्थिक व्यवसाय और सामाजिक संगठन तथा संस्कृति पर होता है। ठीक है। मानव समुदाय भी प्राकृतिक वातावरण के संसाधनों का उपयोग करके तथा उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके, ठीक है, अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं
निश्चित करता है। क्लियर? ये वाली बात आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं निश्चित करता है। अतः पृथ्वी पर जो कुछ भी मानव संबंधी क्रियाकलाप देखे जाते हैं उन सब का प्रादेशिक अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। यानी कि मनुष्य और उसके चारों तरफ के वातावरण के जो भी घटनाक्रम हैं उनका संपूर्ण जो अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। स्वयं मनुष्य की जनसंख्या और प्रजातियों का अध्ययन भी इसमें सम्मिलित है। तो विषय क्षेत्र में अब ये जो मैंने बता दिया कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, इसमें सबसे पहले सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन। अब ये जो सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है, जहाँ पर कल्चरल लैंडस्केप, इसको इंग्लिश में कल्चरल लैंडस्केप जो है सांस्कृतिक, जहाँ कल्चर कैसे, कल्चरल लैंडस्केप का मतलब हुआ कि यहाँ पर सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कि मनुष्य के द्वारा वहाँ पर सांस्कृतिक या उसके द्वारा जो भूदृश्य निर्मित किया गया उसको सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखलाई पड़ते हैं वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल हैं। तो ये जहाँ पर भी मनुष्य रहेगा वहाँ पर मनुष्य पर्यावरण के साथ में बदलाव करेगा, अपना पर्यावरण, अपना जो सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि मानव खेती करके, मानव जो है खेती करके या पशुचारण, मत्स्य पालन, खनन कार्य करके अपनी जीविकोपार्जन करता है। मनुष्य ने अपने निवास के लिए घर बनाए हैं, गांवों और शहरों की बस्तियां बनाई है। इन समस्त मानवीय क्रियाओं को हम सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। इन सांस्कृतिक भूदृश्य को मनुष्य ने प्राकृतिक वातावरण के प्रयोग से बनाया है। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है, संसाधन उपयोग और संसाधन नियोजन का अध्ययन। जितने भी हमारे चारों तरफ संसाधन हैं उसका उपयोग मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए या अपने इस्तेमाल के लिए करता है और उसके आधार इसलिए मानव भूगोल के अंदर संसाधनों का और संसाधन नियोजन का, रिसोर्स प्लानिंग का अध्ययन भी किया जाता है। इसी प्रकार से जो वातावरण समायोजन का अध्ययन, वातावरण समायोजन के अंतर्गत मानव भूगोल के अध्ययन में उन विभिन्नताओं को सम्मिलित किया जाता है जो संसार के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाली जनसंख्याओं की शारीरिक आकृतियों में, वेशभूषा में, भोजन के पदार्थों में, मकान को बनाने की सामग्री में और अन्य आर्थिक व्यवसायों में तथा जीवन के तौर तरीकों में पाई जाती है। यानी कि अलग अलग स्थानों के लोग अलग अलग प्रकार से आचरण करते हैं, रहन सहन अलग रहता है, उनकी वेशभूषा अलग रहती है। ये वातावरण के साथ में समायोजन यानी कि एनवायरनमेंट के साथ में मनुष्य किस प्रकार से एडजस्टमेंट करता है, ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो विषय भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति और विषय क्षेत्र, भूगोल की परिभाषा के साथ साथ में ही मैंने उसकी प्रकृति पर प्रकाश डाला और विषय क्षेत्र में ये 3 पॉइंट कवर किए। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें और ये परीक्षा में पेपर के अंदर ये क्वेश्चन सामान्यतः आता ही आता है। इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके इसमें अच्छे अंक आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।